The player is sold. जावास्क्रिप्ट स्किल्स को थोड़ा और पॉलिश किया जाए। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन सिस्टम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो के अंदर हम आईपीएल ऑक्शंस या फिर कहें तो आईपीएल में जो बोली लगती है प्लेयर्स की, वो किस तरह से इंटीग्रेट की जा सकती है इन अ वेब एप्लीकेशन, वो समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स सच एज ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लूप लाइक 4 in 4 out और डॉम मैनिपुलेशन, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर हमारी जो पकड़ है वो और मजबूत होने वाली है। डॉम मैनिपुलेशन में मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर हम डायनेमिक HTML को जनरेट करेंगे। जो ऑलरेडी जनरेटेड HTML है उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और कुछ रिमूव भी करेंगे और कुछ चेंज भी करेंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को तुमको मिलेगा। ओके, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। चलो स्टार्ट करें फिर प्रोजेक्ट। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। 3 सिंपल सी फाइल मैंने बनाई है और एक readme.md फाइल बनाई है, ठीक है। 3 सिंपल सी फाइल कौन सी है? सबसे पहले तो index.html, दूसरी है styles.css। इंडेक्स और स्टाइल्स इन दोनों में मैंने ऑलरेडी कोड कर दिया है जस्ट टू सेव आवर टाइम, ठीक है। script.js जो कि इस वीडियो का हार्ट होने वाला है, वीडियो का मेन पार्ट होने वाला है, इसको हम पूरा स्टार्ट से लिखेंगे। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। readme.md पर आते हैं। पहले बेसिकली पहले प्रोजेक्ट्स के इनसाइट्स समझ लेते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है। अब आईपीएल ऑक्शंस, हिंदी में बोलें तो बोली लगाना, राइट। अब आईपीएल में होता क्या है? प्लेयर्स की बोली लगती है, वहाँ पे टीम्स होती है, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, राइट, इस तरह की काफ़ी टीम्स होती हैं। अब होता क्या है ऑक्शंस में? ऑक्शंस में होता ये कि एक प्लेयर होता है जो कि किसी भी कंट्री से हो सकता है, कुछ इंडिया से होते हैं, कुछ कहीं से होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, राइट। तो प्लेयर, हर एक प्लेयर की एक बेस प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल मैं विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली की बेस प्राइस है 4 करोड़ रुपए, फॉर एग्जांपल। अब कोई भी टीम 4 करोड़ से ज़्यादा की ही बोली लगाएगी, 4 करोड़ से कम की बोली नहीं लगा सकती, ठीक है। ये बेसिक सा नियम है। अब पॉइंट ये आता है कि इस सिस्टम को हम एक वेब एप्लीकेशन के रूप में किस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने कुछ इनसाइट्स लिखे। सबसे पहला पॉइंट होगा लिस्ट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट कैटेगरीज लाइक बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर। मतलब जाहिर सी बात है हमें एक लिस्ट ऑफ प्लेयर्स दिखाना है जिसके अंदर प्लेयर का नाम होगा, कंट्री का नाम होगा और उसकी कैटेगरी डिफाइन होगी कि भाई वो बैट्समैन है, बॉलर है या फिर ऑलराउंडर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एवरी प्लेयर विल हैव अ बेस प्राइस एंड द बायर टीम हैव टू बिड फ्रॉम द बेस प्राइस। इसका मतलब ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर एक प्लेयर की एक बेस प्राइस होगी, बायर टीम को बेस प्राइस से ज़्यादा की बोली लगानी पड़ेगी, ठीक है। एवरी टीम विल हैव अ फिक्स्ड बजट टू बाय प्लेयर्स, दे कैन बाय एन नंबर ऑफ प्लेयर्स विद इन दैट बजट। इट मीन्स हर एक टीम का जाहिर सी बात है कुछ बजट तो होगा ना। फॉर एग्जांपल राजस्थान रॉयल्स है, उनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, उनके पास 200 करोड़ रुपए हैं, तो वो उसी बजट के अंदर ही तो सारे प्लेयर्स को परचेज करेंगे। क्लियर है? ठीक है। 4th नंबर पे वंस द बजट इज ओवर फॉर अ टीम दे वॉन्ट बी एबल टू बाय एनी प्लेयर आफ्टर इट। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। मतलब अगर बजट ओवर हो गया, खत्म हो गया, तो अब कैसे परचेज करोगे आगे के प्लेयर्स, राइट। वंस द बिड स्टार्ट्स, 5th नंबर पॉइंट, वंस द बिड स्टार्ट्स फॉर अ प्लेयर देन ऑल टीम कैन बिड फॉर दैट प्लेयर इफ दे वॉन्ट। बिडिंग विल बी ओपन फॉर 1 minute। इसका मतलब ये कि हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के अंदर एक ऑप्शन देंगे कि बिडिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब स्टार्ट बिड का एक ऑप्शन देंगे। बिडिंग स्टार्ट हो गई, अब हर एक टीम अपने अकॉर्डिंग उस पर बिड लगा सकती है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ह्यूमन तो बैठा नहीं, कोई आदमी तो बैठा नहीं है ना जो कि सब कुछ ट्रैक करे। इसलिए हम टेस्टिंग पर्पज से या फिर हमारे सहूलियत के लिए 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम लेके चलेंगे कि 1 मिनट के अंदर जिसने जो बोली लगा दी, जिसने जो बिड लगा दी वो स्टोर हो जाएगी और उसमें से जो चलो आगे पढ़ते हैं फिर, ठीक है। मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर टीम्स जो है वो बिड कर सकती हैं प्लेयर पर। 6th नंबर पॉइंट है देयर शुड बी अ सोल्ड बटन इन द सिस्टम वंस क्लिक्ड ऑन दैट once clicked on that player will be assigned to the maximum bidder team and the bid amount will deduct from team's budget। it means सिस्टम के अंदर क्या होगा, एक सोल्ड बटन भी होगा। फॉर एग्जांपल कोई टीम, 2 टीम्स हैं, टीम ए और टीम बी, दोनों उस एक प्लेयर पे बिड लगाती हैं। सोल्ड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिसने ज़्यादा बोली लगाई है उस टीम को वो प्लेयर चला जाएगा, ठीक है। फिर आता है ऑल परचेज्ड प्लेयर्स शुड लिस्ट अंडर द रेस्पेक्टिव टीम हु बाय देम। सिंपल सा पॉइंट है कि जो टीम बाय कर लेती है उनके नीचे उनके प्लेयर्स की लिस्ट दिखती रहे, ठीक है।
अब क्या करते हैं, मैं index.html पे आता हूँ। मैं यहाँ पे इस सारी की सारी HTML को तुमको समझाऊंगा, बट पहले जो बेसिक सा लेआउट तुमको दिख रहा है वो कुछ इस तरह का, ठीक है। डेटा जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं दिख रहा, बेसिक से बॉक्सेस दिख रहे हैं, बिकॉज डेटा जो है वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से लाएंगे, ठीक है। अब मैं पहले कोड समझा देता हूँ जो कि index.html पर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक टाइमर नाम की डिव ली है, जिसके अंदर मैंने एक पी टैग लिया। मैं डिस्प्ले नन एक बार हटा देता हूँ ताकि तुमको दिख जाए। ये देखो, टाइम रिमेनिंग 10 सेकंड्स। इसको 10 सेकंड में क्यों कर रहा हूँ, 60 भी कर सकते हैं, जस्ट टू सेव द टाइम, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो जल्दी से हमारे सामने आ जाए, ठीक है। तुम अपने लेवल पे इसको 60 सेकंड या 120 सेकंड कर देना फ्यूचर में, जब भी इस कोड को तुम अपने हाथ से लिखो, ठीक है। इसको हम डिफ़ॉल्ट हिडन रखेंगे, ओके ओके। उसके बाद एक यूएल लिया मैंने प्लेयर्स लिस्ट के लिए, प्लेयर्स लिस्ट आईडी दी इसको, और एक क्लास दी है प्लेयर्स लिस्ट, ठीक है। आईडी क्यों दे रहा हूँ, ताकि जावास्क्रिप्ट के साथ मैं मैनिपुलेट कर सकूँ इस यूएलएलआई को, और क्लास क्यों दे रहा हूँ वो तुमको पता ही है, सीएसएस के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं दिख रहा बिकॉज कोई प्लेयर है भी नहीं, ये प्लेयर भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से लाएंगे, ओके। उसके बाद में एक सेक्शन है टीम सेक्शन, जो कि तुमको ये 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। बेसिकली फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, और ये तीसरा बॉक्स हो गया। मैं इस एग्जांपल के लिए 3 ही टीम्स लेकर चल रहा हूँ, तुम अपने लेवल पर चाहो जितनी टीम्स लेकर चलो, कोई नहीं रोक रहा तुमको, ठीक है। हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम 3 टीम लेकर चल रहे हैं। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, डेटा जो है इसके अंदर भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से लाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एक सोल्ड बटन, इसको भी मैंने डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन किया हुआ है, एक फंक्शन लगा के छोड़ दिया वो, जिसको हम कॉल करेंगे। ये देखो सोल्ड फंक्शन बटन दिख गया तुमको, वापस डिस्प्ले नन कर देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो यार, मैं तुमसे टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ, इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, तो ये सारा का सारा कोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तुमको नीचे गिटअप पे लिंक भी मिल जाएगा। अगर तुम वीडियो के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तुम खुद होशियार हो, तो तुम जाके वो कोड डाउनलोड करो और रन करो, बट उससे तुमको कुछ हासिल होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम वो सारा का सारा कोड डाउनलोड कर लोगे और रन कर लोगे, तुमको समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो अगर समझना है तो मेरे साथ बने रहो, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन में सेल प्लेयर नाम से एक फंक्शन बनाया, जिसको तुम अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। सिंपल सी HTML थी, CSS एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। अब आते हैं हम script.js पे, ओके। अब अगर तुमने पहला वाला एग्जाम्पल वीडियो देखा है जिसमें मैंने मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम बनाया था, वही सेम अप्रोच को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उस जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करें, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टेप्स में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं स्टेप 1 लिखता हूँ, स्टेप 1 ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करूँगा, फिर स्टेप 2 लिखूंगा। अब स्टेप 2 देखो, मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया, तो मुझे पता है। बट ये अप्रोच तुमको फॉलो करनी ज़रूरी है। तुम जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ोगे ना, तो एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, तो तुम प्रॉब्लम्स को आसानी से डिवाइड कर पाओगे स्टेप्स में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे स्टेप्स को स्टार्ट में ही लिख लो, नहीं, कभी नहीं होगा। एटलीस्ट किसी प्रॉब्लम के 2 स्टेप्स भी तुम लिख लेते हो ना, कि हाँ मैं पहले ये करूँगा और उसके बाद ये करूँगा, तो वो भी इनफ है। पहले एटलीस्ट उन 2 स्टेप्स पे काम करो, उसके बाद आगे के स्टेप्स लिखो, ठीक है। मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, बिकॉज एक तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, और दूसरा मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मैंने ऑलरेडी इसको लिख लिया, ठीक है, ओके। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, बेसिक प्लेयर्स रेंडरिंग, मतलब ये जो यूएल हमने बनाया जो कि बिल्कुल क्लीन है, इसके अंदर हम प्लेयर्स का डेटा शो करेंगे, ठीक है, प्लेयर्स की लिस्ट शो करेंगे, बेसिकली लिस्ट एलिमेंट्स को लाएंगे। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा, जल्दी सोच के बताओ तुम क्या सोचोगे बेसिक टीम रेंडरिंग, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टीम का डेटा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 होगा, अगर हमारे पास प्लेयर्स आ गए, अगर हमारे पास टीम्स आ गई, तो अब क्या है, अब बिडिंग स्टार्ट करनी है, सिंपल सी बात है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, स्टार्ट बिड फंक्शन, ठीक है। इसके ब्रैकेट में डाल देते हैं ऑल टीम्स अलाउड टू बिड, मतलब ये जब तक बिडिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक कोई भी बिड नहीं कर सकता, ठीक है। स्टार्ट भी तो होना ज़रूरी है ना। स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में होगा बिडिंग बाय द टीम्स, मतलब ये अगर बिडिंग स्टार्ट हो गई है तो अब टीम्स खुद से बिड भी कर पाए। तुमको ये बटन दिख रहा है ना, बिड नाउ, ये वाला, ठीक है, ओके। स्टेप 5 में आ गया बिडिंग बाय द टीम। स्टेप 6 क्या होगा, स्टेप 6 होगा सेल, कैपिटल्स में होगा, सेल प्लेयर्स टू द टीम, ओनली 1 टीम होगा, ठीक है।
इसको मैं कमेंट, प्लेयर्स नहीं प्लेयर होगा, ठीक है। समझ में आ गया स्टेप्स जो मैंने लिखा। कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके बाद बेसिक प्लेयर्स की रेंडरिंग करेंगे, बेसिक टीम की रेंडरिंग करेंगे, मतलब डॉम मैनिपुलेशन करेंगे, उनके अंदर डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेयर्स और वो दोनों आ जाएंगे हमारे पास टीम्स, तो उसके बाद बिडिंग को स्टार्ट करेंगे, फिर टीम से बिड करवाएंगे और लास्ट में जिसने मैक्सिमम बिड किया होगा उसको वो प्लेयर सेल कर देंगे, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं तुमको गिटअप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मैंने ये सारा का सारा कोड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये पूरा यहाँ डाला हुआ है कोड। अगर तुम समझ सकते हो तो वेल एंड गुड, तुम वीडियो को स्किप करो और ये कोड को डाउनलोड कर लो, ठीक है। मगर अगर तुमको जावास्क्रिप्ट के बेसिक समझने हैं तो माय डियर वीडियो में बने रहो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कमेंट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, ये समझाऊँ, नो वे, ठीक है। अब हमने लिया है कुछ, स्टेप 1 क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल सा। एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, इन कमेंट्स को मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि तुमको दिखता रहे, ठीक है। कुछ टेस्ट करने लायक अभी है नहीं, मैंने सिंपल से 3 वेरिएबल लिए। टाइम इंटरवल, जिसका तुमको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा मैंने क्यों लिया। करंट टाइमर, मैंने 10 से इसको इनिशियलाइज किया, 10 मीन्स 10 सेकंड, ठीक है। अगर तुमको 60 करना है तो तुम 60 कर दो, 60 सेकंड। अगर तुमको 2 मिनट करना है तो तुम 120 मिनट कर दो, ठीक है। मैं अभी के लिए 10 सेकंड कर रहा हूँ। प्लेयर इंडेक्स, इसको मैंने -1 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। अभी के लिए तुम इग्नोर कर सकते हो कि मैंने ये 3 वेरिएबल क्यों लिए, इनका यूजेज तुमको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 1 इतना ही था, दैट्स इट। स्टेप 2, अब तुमको क्या लगता है, मैंने ये सिंपल से स्टेप लिखे हैं तो क्या मतलब ये छोटे छोटे लाइन्स ऑफ कोड लिखूंगा या फिर एक एक फंक्शन लिखूंगा? नहीं, हर एक स्टेप के अंदर 2 से 3-4 फंक्शन होंगे, देखते जाओ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर रखूँगा, ठीक है। कमेंट है, कमेंट भी कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम बना रहे, राइट। अब देखो ये है क्या, प्लेयर्स एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स देखें तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स वैल्यू कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं है, की वैल्यू पेयर में जो डेटा होता है वही ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ओबीजे, यहाँ पे तुम चाहे तुम्हारा नाम लिख दो, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर कर देता हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं, हम 3 से 4 प्लेयर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। आईपीएल में तो नो डाउट 100, 200, 300 प्लेयर्स होते हैं, बट हम अभी के लिए 3 ही लेके चल रहे हैं। तुम चाहो तो फ्यूचर में यहाँ पे किसी भी तरह की एपीआई को भी कॉल कर सकते हो, वाया एपीआई कॉल, अगर तुमको आता है तो। अदरवाइज तुम बने रहो सीरीज़ के साथ, आगे मैं वो भी तुमको सिखा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है और नीचे वाला प्लेयर्स क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मैंने क्या बनाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, ठीक है। जिसके अंदर 4 कीज़ मैंने लिए, नेम, कंट्री, कैटेगरी एंड बेस प्राइस, ठीक है। कम लेके चल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपने लेवल पे उनको बढ़ा देना। मैंने 100, 150 और 200 किया, डॉलर्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। किस फंक्शन को डिफाइन करना है, टू रेंडर द प्लेयर्स, ठीक है। इस फंक्शन को मैं तुमको समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी तुमको ये लगेगा कि ये क्या लिख दिया यार, सारा का सारा प्लेयर्स को तुम लेके आ गए और हमें कुछ समझ में भी नहीं आया। अब अगर तुम आउटपुट देखोगे जाके, आउटपुट तुमको मैं दिखाता हूँ, ये देखो प्लेयर्स रेंडर हो चुके हैं, ऊपर दिख रहा है विराट कोहली इंडिया बैट्समैन, बेस प्राइस $100, ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया बॉलर, बेस प्राइस $150, मोइन अली इंग्लैंड ऑलराउंडर, बेस प्राइस $200, और हर एक के आगे स्टार्ट बिड बटन है। आई नो तुमको कुछ समझ में आया नहीं होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस लूप को कमेंट कर देता हूँ। इस लूप को अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो तुमको देखने को मिलेगा यहाँ से वो पूरा का पूरा डेटा वापस चला गया, ओके। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमने एक कांस्टेंट बनाया प्लेयर लिस्ट, जिसको हम एक एज रेफरेंस बना रहे हैं, किसका, प्लेयर्स लिस्ट नाम की डिव का, या फिर कोई ना कोई एलिमेंट होगा HTML पे जिसकी आईडी क्या है, प्लेयर्स लिस्ट। तो जाके सर्च करते हैं, ये रहा प्लेयर्स लिस्ट। एक हमने एक यूएल बनाया जिसको आईडी दिया है प्लेयर्स लिस्ट। तो इस यूएल का रेफरेंस हमने क्रिएट कर लिया, किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, इस कांस्टेंट के अंदर। मैं style.css को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। readme.md को भी बंद कर रहा हूँ क्योंकि 2 ही फाइल्स में काम होना है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, रेफरेंस बनाने के बाद प्लेयर्स लिस्ट डॉट इनर HTML करके जो भी डेटा उसके अंदर अगर है तो उसको मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, बट हमें पता है कुछ भी नहीं है तो वो ब्लैंक ही होगा वहाँ पे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया,
प्लेयर्स डॉट फॉर ईच भी जावास्क्रिप्ट का एक लूप है, ठीक है। इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। प्लेयर्स ऊपर तुमने अभी एक वेरिएबल बनाया, ये रहा एरे। फॉर ईच किस पे चलता है? एरे पे चलता है, ठीक है, जिसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट जाएंगे। एक तो तुम्हारा कह सकते हैं कि देखो प्लेयर्स डॉट फॉर ईच मैंने किया तो इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। एक तो तुम ये कह सकते हो कि क्या बोल सकते हैं इसको, एक एलिमेंट आ गया, जैसे यहाँ पर पहला इंडेक्स ये रहा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्लेयर के अंदर पास हो जाएगा, ठीक है। मैं चलो तुमको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बेहतर तरीके से और तुमको कन्फ्यूजन भी हो जाएगी अदरवाइज। मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको रन तो मैंने किया हुआ ऑलरेडी। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं आउटपुट क्या हमें देखने को मिलता है। कंसोल डॉट लॉग पे जाते हैं तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट आ गया, किसका आ गया? विराट कोहली का। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया और फिर तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तीनों प्लेयर्स का बेसिकली। तो ये प्लेयर क्या है, एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर रहा है, या कह सकते हैं कि एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट को पिक कर रहा है, ठीक है। और इंडेक्स की मदद से क्या हो रहा है, इंडेक्स से हम उस पर्टिकुलर एरे इंडेक्स की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। मैंने इसको सेव किया तो देखो 0 1 2 आ गया। एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही होता है हमेशा, एज यू नो, राइट। ओके, इसको करते हैं हम डिलीट। उसके बाद हम इस कोड को अनकमेंट करते हैं। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट एलिमेंट की मदद से हम डॉम पर कुछ भी टैग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउज़र पर। तो इस टाइम हमें कौन सा टैग ऐड करना है, li, ओके। और हमने उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इस li के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, li डॉट क्लास नेम प्लेयर आइटम और li डॉट id प्लेयर इंडेक्स। इसको मैं देखो कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं तुमको। कंसोल डॉट लॉग हम करते हैं फॉर एग्जांपल li डॉट id। सेव किया, ये देखो प्लेयर 0 प्लेयर 1 प्लेयर 2 ये उनकी आईडीज़ बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल 0 कर देते हैं, ओके। इसको मैंने किया रिमूव। अब वापस आगे का कोड हम रीड करते हैं। आगे का कोड चलो जल्दी से बता देता हूँ। अब उसके बाद क्या हो रहा है, प्लेयर्स डिटेल। बेसिकली हम li तो बना लेंगे बट उस li के अंदर कुछ और कंटेंट भी ऐड करते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एक डिव बनेगा जिसको अगेन हमने एक वेरिएबल के अंदर असाइन किया प्लेयर डिटेल, और उसके अंदर भी प्लेयर डिटेल के अंदर भी हमने एक क्लास असाइन की प्लेयर्स डिटेल्स। प्लेयर डिटेल्स के अंदर ही हमने टेक्स्ट कंटेंट क्या पास कर दिया, इंडेक्स +1 डॉट प्लेयर डॉट नेम। इसको अगर तुमको समझना है, ये बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रिंग कॉन्कनेट ही हो रहा है, ठीक है। एक बार के लिए मैं चलो तुमको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको क्या मैंने सेव कंसोल डॉट लॉग प्लेयर डिटेल डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो ये देखो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। नंबर 2 पे ब्रेटली और नंबर 3 पे मोइन अली। किस तरह से, सबसे पहले देखो क्या रहा, इंडेक्स। तो इंडेक्स डिफॉल्ट इंडेक्स क्या था, 0 0 + 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेयर डॉट नेम तो विराट कोहली, दूसरे नंबर पे ब्रेटली। फिर क्या आ रहा है, प्लेयर डॉट कंट्री, राइट, ये रहा कंट्री इंडिया। फिर क्या आ रहा है, प्लेयर डॉट कैटेगरी, ये रहा कैटेगरी बैट्समैन, नीचे बॉलर, और तीसरे नंबर पे क्या है, ऑलराउंडर। फिर क्या आ रहा है, बेस प्राइस एक स्ट्रिंग है, और उसके बाद में हमने क्या लिखा है, डॉलर। फिर लिखा है प्लेयर डॉट बेस प्राइस, तो जो भी उनकी बेस प्राइस थी, ठीक है। अब नो डाउट मैंने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ, दैट इज़ वाई ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के अंदर आ रहा है। तुम चाहो तो तुम भी इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कोई खास समझने वाला है नहीं, बस एक वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग को कॉन्कनेट किया है अलग अलग कीज़ की मदद से। अब ये देखो हमने क्या किया था, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की जो कीज़ एक्सेस कीज आती हैं वो डॉट के साथ की जाती है। ये प्लेयर नाम का जो वेरिएबल हमारा है जो आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास हो रहा है, वो यहाँ पे देखो यूज आ रहा है प्लेयर डॉट नेम प्लेयर डॉट बेस प्राइस। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं। ये लूप के अंदर है, अगर लूप के अंदर नहीं होता तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट सेकेंड की नेम। क्लियर है, ओके। आगे बढ़े। अब आगे वाले कोड को हम अनकमेंट करते हैं। स्टार्ट बिड बटन, एक बटन बनाएंगे हम, अगेन क्रिएट एलिमेंट बटन बनाया, उस बटन पे एक क्लास असाइन कर दी, ठीक है। और उस बटन का टेक्स्ट क्या होगा, स्टार्ट बिड। ये चीज़ ध्यान से समझना, उसी बटन पे हम एक इवेंट भी असाइन कर रहे हैं जो कि होगा क्लिक इवेंट, और उस क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल होगा स्टार्ट बिड, ठीक है, जिसको हम अभी बनाएंगे, वेट करना थोड़ा, ठीक है। बट हमने ऐड इवेंट लिस्नर की मदद से उस बटन पर एक इवेंट अप्लाई कर दिया जो कि क्लिक इवेंट है, ठीक है। और उस क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन भी कॉल होगा।
और उसी फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, इंडेक्स उस एरे का। ओके ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट आई बिलीव समझ में आ गए होंगे। लाइन नंबर 64 पे चलते हैं। li डॉट अपेंड चाइल्ड में हमने क्या किया, प्लेयर डिटेल को अपेंड कर दिया। li डॉट अपेंड चाइल्ड में हमने क्या अपेंड कर दिया, स्टार्ट बिड बटन को भी। और उसके बाद लास्ट में प्लेयर्स लिस्ट जो कि पूरे के पूरे यूएल को होल्ड करके रख रही है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, अपेंड चाइल्ड कर दिया li को। क्लियर है। अब अगर इसको मैं सेव करूँगा तो जाके ब्राउजर पे देखूंगा तो ये पूरा का पूरा प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो रेडी है। अब नो डाउट जो लुक है वो CSS की मदद से आ रहा है। मैंने ऑलरेडी तुमको बताया कि मैंने CSS पहले से लिख के रखी है, ठीक है। तुम अगर देखोगे यहाँ पे तो ये रहा प्लेयर्स लिस्ट ID थी, ये प्लेयर्स लिस्ट तुमको CSS में देखने को मिल जाएगा। ये प्लेयर्स आइटम की भी क्लास देखने को मिल जाएगी। ये ID डायनेमिक के लिए हमने बनाया, ये ID भी डायनेमिक बनाया, ये भी ID। बेसिकली ये पूरा का पूरा यूएल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, चाइल्ड एलिमेंट li, ये सारे डायनेमिक हमने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने प्लेयर्स को रेंडर कर लिया है विद देयर बेसिक डिटेल एंड वन स्टार्ट बिड बटन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3 जो कि है बेसिक टीम रेंडरिंग। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डाउन कर देते हैं इसको, कमेंट्स को, और गिटहब पे चलते हैं। स्टेप 3 का डेटा को कॉपी करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है टीम्स, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऊपर हमने जो बनाया था वो प्लेयर्स था। वो प्लेयर्स क्या था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था। प्लेयर्स एक एरे था और यहाँ पर टीम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, नेस्टिंग जिसको बोलते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर भी सिंपल सा है, 3 ऑब्जेक्ट है, टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3। टीम 1 में भी सेम डेटा है, टीम 2 में भी सेम डेटा है, और टीम 3 में भी सेम डेटा है। बस खाली प्लेयर टीम की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग होगी, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, और प्लेयर नेम तुमको दिख रहा है थर्ड वन RCB। बजट की में हमने 400, 150 और 100 रखा है। प्लेयर्स और बिड्स तीनों में ही एम्प्टी है, इनका यूज़ अभी आगे आएगा तो वो तभी हम समझेंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज कर दिया हमने टीम्स नाम के ऑब्जेक्ट को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रेंडर करना है। तो रेंडर के लिए रेंडरिंग वाला फंक्शन कॉपी कर लेते हैं। ये हमने किया फंक्शन यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो भी फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, इनकी फंक्शन की जो कॉलिंग है वो जस्ट आफ्टर दी फंक्शन ही है। ऊपर भी जो रेंडर प्लेयर्स फंक्शन था उसकी कॉलिंग भी लाइन नंबर 69 पे तुमको देखने को मिल रही है, ठीक है। ओके, वापस आते हैं रेंडर टीम विजिट्स पे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अनवांटेड जो कोड है उसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। लाइन नंबर 98 पे जो फंक्शन है उसको तुम एक बार के लिए इग्नोर करो, वो ऑटोमेटिक तो कॉल होगा नहीं, फिर भी कमेंट कर देते हैं। कंसोल में भी कोई भी एरर क्यों ना आए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसको भी चलो मैं कमेंट करता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा लाइन बाय लाइन। फॉर इन लूप यहाँ पे यूज़ आ रहा है। अगर तुमने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स वाली वीडियो तुमको देखी है तो तुमको पता होगा फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट्स के साथ काम आता है, ठीक है। मैं console.log में तुमको दिखाता हूँ टीम ID में क्या आ रहा है। टीम ID बेसिकली फॉर इन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की की को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो टीम ID में देखना भी आउटपुट में क्या देखने को मिलता है। console.log करते हैं, इंस्पेक्ट console.log। तो देखो टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3 जो कि टीम्स नाम के ऑब्जेक्ट से हमें देखने को मिल गया। हमने एक्सेस कर लिया टीम्स नाम के ऑब्जेक्ट्स में से टीम 1, टीम 2 और टीम 3 तीनों के तीनों कीज़ को, ठीक है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं इसको इनेबल करूँगा वापस, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय ID कर रहा हूँ, और उसके अंदर पास कर रहा हूँ टीम ID। तो पहले टीम ID क्या थी, टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3। तो पहले तो आएगी टीम 1। बेसिकली मैं एक रेफरेंस बना रहा हूँ इस बार कुछ HTML एलिमेंट्स का, और वो रेफरेंस में जो ID पास कर रहा हूँ वो डायनेमिक ID होगी, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे जाके देखोगे तो टीम 1 नाम से मैंने ID किसको दिए, पहले बॉक्स को, ठीक है। और टीम 2 नाम से मैंने दूसरे टीम वाले बॉक्स को, और टीम 3 नाम से तीसरे टीम वाले बॉक्स को। इस तरह से हमारे पास n नंबर ऑफ टीम्स हो सकती थी। हमें सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो मैं कुछ स्टैटिक चीज़ें भी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब इस टीम विजिट वेरिएबल के अंदर हमने क्या पास कर दिया, टीम 1 वाले बॉक्स का रेफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट वाले का होगा, सेकंड वाले में सेकंड टीम का, और थर्ड टाइम थर्ड वाले टीम का, बिकॉज ये लूप है। ओके, तो टीम विजिट्स में हमारे पास आ गया रेफरेंस, इसको भी हम करते हैं अनकमेंट। अब सिंपल सा क्या हो रहा है, टीम विजिट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ क्वेरी सेलेक्टर तुमको क्या होता है, उसकी मदद से हमने H2 को गेट किया। ये देखो एक तरह से पेरेंट चाइल्ड रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। मतलब ये टीम विजिट के अंदर क्वेरी सेलेक्टर लगाया, मतलब ये कि टीम जो रेफरेंस कलेक्ट करके रखा है, जिसने टीम विजिट ने किसका रेफरेंस लिया है, पहली बार टीम 1 का, तो उसके अंदर जो H2 मिले
उसके अंदर क्या हो जाए, टेक्स्ट कंटेंट हो जाए टीम्स, फिर ब्रैकेट टीम आईडी डॉट नेम, नेम यहाँ से क्या आएगा, राजस्थान रॉयल्स। अब इसको एक बार के लिए मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको किया सेव, इसको भी मैंने यहाँ से किया सेव, ठीक है। तो देखो तीनों के तीनों बॉक्सेस पे टीम्स के नाम आ चुके हैं, समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अपडेट टीम बजट। अपडेट टीम बजट फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने फंक्शन क्यों बनाया, ये इस वजह से बनाया बिकॉज बेसिकली मैं चाहता तो ये लाइन ऑफ कोड जो है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी तो लिख सकता था, मुझे तो बस क्या है वो प्राइस ही तो दिखाना है, बट ये मैंने इस वजह से दिखाया, ये फंक्शन इसलिए बनाया बिकॉज ये फंक्शन आगे भी काम आएगा, ठीक है। जो टीम का जो प्राइस है वो बाद में भी मैनिपुलेट होगा, इसलिए मैंने इस लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल दिया और फंक्शन में 2-3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। पहला आर्ग्यूमेंट होगा टीम आईडी, जो कि जाहिर सी बात है यही है, टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3, और उसके बाद टीम्स की मदद से, मतलब टीम्स के बाद मैंने एरेज लगाया और टीम आईडी पास किया और उसकी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बजट उठा लिया। काइंड ऑफ एक पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन बन रहा है कि भाई टीम्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट और उसका बजट, फिर लूप का इंडेक्स चेंज होगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसका बजट, फिर लूप का इंडेक्स चेंज होगा तो तीसरा इंडेक्स उसका बजट, ठीक है, टीम्स के अंदर। फिर ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको मैंने कर दिया सेव। तो सेव करते ही देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बजट के अंदर 400, यहाँ पे आ गया 150 और यहाँ पे आ गया 100। कैसे आ गया, सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी भी मैंने किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी जिसके अंदर बजट और टीम आईडी मैंने डायनेमिक पास किया, ये रहा बजट, ये रहा ना बजट हाइफन टीम 1, बजट हाइफन टीम 2, बजट हाइफन टीम 3, ठीक है, तीनों बॉक्सेस के लिए। बस टीम आईडी हमने क्योंकि डायनेमिक पास किया और बजट स्टैटिक टाइप कर दिया और उसका टेक्स्ट कंटेंट हमने लिख दिया डॉलर बजट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, इन दोनों लाइन को भी अनकमेंट कर देते हैं, इन दोनों लाइन का भी मतलब समझ लेते हैं ना। बिड बटन, सिंपल सा बिड बटन है क्या यहाँ पे, बिड बटन, ये रहा, एक बटन भी बनाया हुआ है जिसको मैंने डिफ़ॉल्ट डिसेबल किया हुआ है, ठीक है। वो डिसेबल क्यों किया हुआ है, क्योंकि अभी हमारी बिडिंग स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, इसलिए मैंने उसको डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही करके रखा। तो बस कुछ नहीं किया, उसका एक रेफरेंस लिया मैंने क्वेरी सेलेक्टर की मदद से, टीम विजिट, जो कि हमने एक ऊपर रेफरेंस बना लिया, उस टीम विजिट के अंदर जो बिड नाउ बटन मिल रहा है उसका एक अलग रेफरेंस बना लिया उस बटन का और उसके अंदर ऐड इवेंट लिसनर की मदद से एक इवेंट पास कर दिया जो कि होगा क्लिक इवेंट, और उस क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन को बनाएंगे हम जो कॉल होगा बेसिकली टीम बिड नाम से, जिसको हम आगे बनाएंगे स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। उसके अंदर भी क्या पास करें, टीम की आईडी पास कर रहे हैं, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, वापस चलते हैं गिटअप पे, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4। तो स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट बिड वाला फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। अभी तक समझ में आ रहा होगा आई बिलीव, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने HTML को ही रेंडर किया है, अब मेन फंक्शनैलिटी शुरू होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट बिड वाले फंक्शन को यहाँ करते हैं पेस्ट, ठीक है। कमेंट आई बिलीव मैंने कॉपी नहीं किया, ये कर लेते हैं स्टेप 4, ओके कोई बात नहीं, कमेंट है ही नहीं। स्टार्ट बिड फंक्शन कहाँ है, सर्च करो यहीं पे, ये रहा। स्टार्ट बिड फंक्शन कॉल होगा प्लेयर्स वाले बॉक्स से, है ना, स्टार्ट बिड बटन है वहाँ पे और ऐड इवेंट लिसनर की मदद से हमने इवेंट भी पास कर दिया। अब जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो स्टार्ट बिड फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो देखते हैं कॉल हो रहा है क्या नहीं। हम क्या करते हैं, एक बार के लिए यहीं पे रिटर्न लगा देते हैं ताकि यहीं से वापस रिटर्न हो जाए, और एक बार के लिए अलर्ट लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि फंक्शन कॉल हो रहा है या फिर नहीं। सेव किया इसको मैंने, रीलोड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। स्टार्ट बिड पे क्लिक किया तो देखो हेलो आ रहा है, थर्ड वाले पे करता हूँ तो भी हेलो आ रहा है, सेकंड वाले को क्यों छोड़े, इस पर भी हेलो आ रहा है, तो फंक्शन तो कॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है, इस स्टार्ट बिड के अंदर हमें मिल रहा है आई मतलब इंडेक्स, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ रिसीविंग आई एज इंडेक्स ऑफ प्लेयर, ठीक है। मैंने गिटअप पे नहीं डाला था ये चीज़, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो तुम समझ लेना उसको। आई जो है वो प्लेयर्स नाम का जो हमने ऊपर एरे बनाया था उसका इंडेक्स पास कर रहे हैं। इस लाइन ऑफ कोड को ध्यान से समझना, लाइन नंबर 62 को, यहाँ देखो इंडेक्स पास हो रहा है। तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा उसके अंदर इंडेक्स पास होगा किसका, प्लेयर्स का, ठीक है। चलो वापस चलते हैं वहीं पे। तो आई हमें मिल गया इंडेक्स, तो प्लेयर इंडेक्स देखो, अब ये हमने ऊपर टॉप पे ग्लोबल वेरिएबल बनाया था जिसको हमने -1 दिया था। -1 क्यों दिया था, बिकॉज प्लेयर्स का जो एरे है वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा ना, मतलब एरे होगा तो
एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है 0, इसलिए मैंने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 कर दी, तो -1 0 से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो प्लेयर इंडेक्स के अंदर क्या चला जाएगा, आई। अगर तुम पहले वाले बटन पे क्लिक करोगे स्टार्ट बिट तो 0 चला जाएगा, दूसरे वाले पे क्लिक करोगे तो 1 चला जाएगा, और इसी तरीके से तीसरे वाले पे करोगे तो 2 चला जाएगा। ओके, क्लियर इंटरवल जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, जिसकी मदद से कुछ नहीं हो रहा, बस टाइम इंटरवल जो है, जो भी टाइम इंटरवल की वैल्यू है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। चलो एक बार इसके लिए इसको स्किप करो, बाद में देखते हैं। करंट टाइमर देखो हमने ऊपर डिफाइन किया था किससे, 10 सेकंड से। मैंने फिर से सेम वैल्यू से ही डिफाइन किया, उसके अंदर अगेन 10 ही पास कर दिया। तुम 60, 120, 180 जितना चाहो कर सकते हो, ठीक है। टाइम इंटरवल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, एक फंक्शन को कॉल किया सेट इंटरवल, ये भी जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है। सेट इंटरवल की मदद से क्या कर सकते हो तुम, कुछ भी ऐसा काम जो कि तुमको बार बार करना है, बार बार करना है, वो तुम कर सकते हो, ठीक है। आगे का जो भी कोड है मैं एक बार के लिए उसको कमेंट कर रहा हूँ, स्किप करो। अब इस सेट इंटरवल के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, एक तो वो चीज़ जो तुम करना चाहते हो। अभी के लिए मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, एक फंक्शन पास कर रहा हूँ और उस फंक्शन को मैं बाद में कॉल कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, और उस काम को तुम कितने टाइम के इंटरवल से करना चाहते हो। 1000 मीन्स 1 सेकेंड, 2000 मीन्स 2 सेकेंड्स, ठीक है। अगर 1 सेकेंड से तुमको वो काम दोबारा करना है तो यहाँ पर 1000 पास करोगे, 10 सेकेंड से पास कॉल करना तुमको वो काम दोबारा करना है तो 10,000 करोगे, ठीक है। तो सेट इंटरवल के अंदर हमने क्या पास किया, अपडेट टाइमर। अपडेट टाइमर नाम का हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम उसको लेके आते हैं कहाँ से, गिटहब से। ये हमने किया यहाँ से कॉपी, और यहीं पे इसके आगे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अपडेट टाइमर फंक्शन अब ऑटोमेटिकली 1-1 सेकेंड से कॉल होता रहेगा, ठीक है। console.log करके दिखाता हूँ, console.log, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है, और रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं टेस्ट करते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई डोंट नो। डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, नहीं होगा। स्टार्ट बिट फंक्शन के अंदर से आ रहा है ना, तो स्टार्ट बिट के लिए हमें स्टार्ट बिट पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया, ये देखो हेलो आ गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब ये हर सेकंड चलता जा रहा है, राइट। स्टॉप करना है तो एक बार के लिए रीलोड करना पड़ेगा। क्लियर है ना, अपडेट टाइमर कैसे काम कर रहा है। अब इस अपडेट टाइमर में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या किया, टाइमर नाम की जो हमारी एलिमेंट है, HTML एलिमेंट, ये रहा ऊपर टाइमर स्पान टैग है, उसका हमने रेफरेंस ले लिया, ठीक है, टाइमर एलिमेंट के अंदर। फिर टाइमर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, करंट टाइमर। करंट टाइमर क्या था, करंट टाइमर 10 से ही इनिशियलाइज था डिफ़ॉल्ट, और हमने सेट टाइम स्टार्ट बिट फंक्शन के अंदर भी उसको 10 से ही वापस 10 ही डाल दिया, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया, राइट। तो बस उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी 10। इसको एक बार के लिए करके देखते हैं टेस्ट। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट, ठीक है, यहाँ तक नहीं करते। बाकी के फंक्शंस जो है मैं उन सबको भी, चलो कमेंट कर दिया ना तो तुम इग्नोर कर सकते हो। रीलोड तो हो गया। अब जैसे ही मैं स्टार्ट बिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सोच के बताओ, बिकॉज हमारा जो एलिमेंट है वो डिफ़ॉल्ट हिडन है, डिस्प्ले रन किया हुआ ना। एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। आगे हमारे सामने डिफ़ॉल्ट 10 ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 10 ही लिखा हुआ है। चाहो तो रिमूव कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, रिमूव हो गया, कुछ भी नहीं है, या फिर 0 लिख दो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट बिट पे क्लिक करता हूँ, देखो 10 हो गया, 9, 8, 7, 6, 1 सेकेंड से चलता जा रहा है। ओके, वापस अंडू कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक बार के लिए इसको पड़ा रहने देते हैं। करंट टाइमर -1 होता जा रहा है हर बार, क्योंकि उसको हर 1 सेकंड से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। पहली बार वो जब फंक्शन चलेगा तो 10 होगा, फिर 1 सेकंड के बाद जब फंक्शन चलेगा तो -1 मिलेगा, तो उस टाइम 9 मिलेगा। फिर 1 सेकंड के बाद फंक्शन चलेगा तो 8 मिलेगा। इसकी मदद से क्या हो रहा है, वो हर एक वैल्यू माइनस होती जा रही है। इसीलिए मैंने उसको स्टार्ट में ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ताकि उस पूरी की पूरी फाइल के अंदर कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब नेक्स्ट स्टेप है फंक्शन टू शो हाइड द टाइमर एंड सोल्ड बटन। बेसिकली ये कि जैसे ही मैं स्टार्ट बिट पे क्लिक करूँ ना, तो हो ये कि जो मेरा टाइमर है वो डिफ़ॉल्ट विजिबल भी तो हो जाए मुझे, जो कि अभी नहीं हो रहा। तो वो करते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर ही डाल देंगे उस कोड को। तो बेसिकली क्या करते हैं, इस कोड को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, पूरे के पूरे कोड को कर लेते हैं। और सबसे पहले तो चलो टाइमर तक रहते हैं, ये 2 फंक्शंस कॉल कर, चलो चारों ही कर लेते हैं यार, कोई नहीं, इनेबल डिसेबल तक को कर लेते हैं, ठीक है। मैं 1 बाय 1 समझा दूंगा तुमको, डोंट वरी। यहाँ पे लास्ट में करना है हमें इन सबको पेस्ट, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 सभी फंक्शंस को देखते हैं।
सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी कि हमें जो हमारा टाइमर है वो दिखना चाहिए, ठीक है। अब टाइमर दिखेगा तो उसके साथ साथ सोल्ड बटन भी दिखना चाहिए, ठीक है। बिकॉज देखो जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है ना, तो टाइमर स्टार्ट होने का मतलब ये कि अब टीम्स उस पर बिड कर सकती हैं, ओके। तो इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर करंट टाइम आ गया है 0 के बराबर तो इंटरवल को भी क्लियर कर दे, डिसेबल ऑल बटन्स कर दे और हाइड टाइमर बटन और सेल प्लेयर फंक्शन को कॉल कर दे। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से अगेन कमेंट। इसकी अभी हमें ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। तो फिर ये शो टाइमर फंक्शन कैसे कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर स्टार्ट बिडिंग फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो टाइमर नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब इसको देखते हैं, टेस्ट करें। रीलोड तो हो गया ऑटोमेटिक। स्टार्ट बिट पे जैसे क्लिक किया तो देखो टाइम रिमेनिंग आ गया 10 सेकंड्स, 9, 8 और नीचे देखो सोल्ड बटन भी विजिबल हो गया। इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। शो टाइमर कंटेनर, इसके अंदर कुछ नहीं किया मैंने। अगेन एक रेफरेंस बनाया क्वेरी सेलेक्टर की मदद से और क्लास को एक्सेस किया टाइमर कंटेनर। तो देख लेते हैं टाइमर कंटेनर क्लास हमारी HTML में, ये रही टाइमर कंटेनर क्लास जिसको डिफॉल्ट क्या कर रखा है हमने, डिस्प्ले नन। तो बस उस पर CSS अप्लाई कर दी, टाइमर कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या किया, सोल्ड कंटेनर नाम का एक रेफरेंस बनाया जो कि किसको होल्ड कर रहा है, सोल्ड कंटेनर को। ये रहा नीचे रहा सोल्ड कंटेनर हमारा, सोल्ड कंटेनर राइट। इसको भी सेम क्या किया, सोल्ड कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। तो जो हाइड था वो डिफॉल्ट विजिबल हो गया। क्लियर है, ओके। तो इस फंक्शन का काम तुम समझ गए। उसके बाद क्या किया मैंने, एक और फंक्शन बनाया हुआ इनेबल ऑल बिड बटन्स। इनेबल ऑल बिड बटन्स का मतलब ये कि जो बटन्स हैं हमारे बिड नाउ वाले वो डिफॉल्ट डिसेबल्ड हैं सारे। ये देखो HTML के अंदर मैं फाइल्स को जो इधर उधर स्विच कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा फोकस रखना, ठीक है। HTML के अंदर सारे के सारे जो बिड नाउ वाले बटन्स हैं हर एक टीम के विजिट्स में वो डिफॉल्ट डिसेबल्ड हैं। मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुमको HTML में दिखाई दिया है। अब क्या होगा, ये शो इनेबल ऑल बिड बटन्स का कोड भी तुमको दिखा देते हैं। ये रहा फंक्शन टू इनेबल ऑल बिड बटन्स, सेम है जैसे हमने टाइमर को शो किया था उसी तरीके से इनको भी इनेबल करेंगे। बस क्वेरी सेलेक्टर ऑल की मदद से वो सारे के सारे बटन्स का रेफरेंस किस में ले लिया, बिड बटन्स में। अब जाहिर सी बात है ये एक एरे बन चुका है। फॉर ईच की मदद से हमने क्या कर दिया, लूप चलाया और ये बटन जो है ये 1 by 1 हर एक बटन को एक्सेस करेगा और बटन डॉट डिसेबल फॉल्स कर देगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करूँ स्टार्ट बिड पे तो देखो टाइमर भी दिख रहा है, सोल्ड बटन भी दिख रहा है और ये जो बटन्स हैं ये इनेबल हो चुके हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ तुमको। ये देखो यहाँ पर बिड नाउ आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ क्लास है, डिसेबल्ड का जो एट्रीब्यूट है वो रिमूव हो चुका है। रीलोड करके दिखाता हूँ। ये देखो डिफॉल्ट डिसेबल्ड दिख रहा है। स्टार्ट बिड पे मैंने क्लिक किया तो डिसेबल्ड इज गॉन। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो बेसिक सा फंक्शन था, कौन सा वाला, स्टार्ट बिड फंक्शन, ये कंप्लीट हो चुका है। बेसिक हमको स्टार्ट बिड में क्या करना था, हमारा मेन मोटो यही था स्टार्ट बिड में एक टाइमर दिखने लग जाए जो कि दिख रहा है और अभी माइनस में जा रहा है उसको इग्नोर करो तुम, ठीक है। टाइमर दिखने लग जाए और ये जो बटन्स हैं ये इनेबल हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप 4 है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा इस पर काम करना बाकी है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप 5 पे। मैंने कुछ कोड कमेंट किया हुआ है तो वो मैंने अभी सोच समझ के किया हुआ है, ये मैं तुमको बताऊंगा जब ज़रूरत होगी इसकी, ठीक है। बिकॉज अभी बता दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टेप 5 क्या है, टीम बिड फंक्शन, राइट। मतलब अब बिडिंग वाले बटन इनेबल हो गए तो बिडिंग करवाते हैं उनसे, सिंपल सी बात है। तो इस फंक्शन को हम कॉपी करते हैं यहाँ से स्टेप 5 वाले को और यहाँ पे हम इसको स्टेप 5 के नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये किया यहाँ पे पेस्ट। अब इसको 1 by 1 समझते हैं। टीम बिड फंक्शन ये कहाँ पर है, ये कॉल हो रहा है। ये देखो रेंडर टीम विजिट्स फंक्शन के अंदर कौन सा बटन था, बिड नाउ बटन, जिसके अंदर हमने ऐड इवेंट लिस्नर की मदद से एक क्लिक इवेंट पास कर दिया था और उस क्लिक इवेंट पे टीम बिड फंक्शन को कॉल होना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या आर्ग्यूमेंट पास किया, टीम आईडी। टीम आईडी क्या होगी, टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3। फर्स्ट वाले बटन में टीम 1 हो जाएगी, सेकंड वाले बटन में टीम 2 हो जाएगी और थर्ड वाले बटन में टीम 3 हो जाएगी, ठीक है। टीम बिड वाले फंक्शन पे चलते हैं। टीम आईडी हमें रिसीव हो रही है। अब क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, टीम बिड में सोच के देखो क्या होता है। सोच के देखो भाई होता क्या है, जब भी कोई बिड करता है तो वो अपना अमाउंट बताता है ना कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा। तो हमें यहाँ पे कैसा पता चलेगा, वेब हमारे पास तो एक वेब एप्लीकेशन है। तो हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट करवाना है कि भाई अगर तुम बिड नाउ पे क्लिक करते हो तो बताओ तुम कितनी बोली लगा रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है विदाउट फॉर्म,
HTML फॉर्म बनाते हैं वो एक अलग बात है, बट अगर हमें डायरेक्ट इनपुट लेना है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन होता है, ये दिख रहा है प्रॉम्प्ट। उसके अंदर तुम चाहो तो जो भी मैसेज लिखो, यूज़र को जो दिखाना चाहते हो, प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़र खुद से इनपुट दे पाएगा, ठीक है। पार्स फ्लोट मैंने क्यों यूज़ किया, ताकि जो इनपुट दे रहा है उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं, डेसिमल वैल्यूज़ में। देखो जावास्क्रिप्ट में जो भी इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है, ठीक है। तो अब इसको, इसके अंदर देखो क्या किया मैंने, एंटर बिडिंग अमाउंट फॉर प्लेयर्स। प्लेयर्स हमारा ऊपर ग्लोबली डिफाइन है, ये रहा प्लेयर्स, ठीक है। प्लेयर्स के अंदर प्लेयर इंडेक्स, अब ये प्लेयर इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, ये प्लेयर इंडेक्स भी ग्लोबली आ रहा है, ये रहा, ये देखो -1 था, बट स्टार्ट बिट पे क्लिक करते ही जिस वाले बटन पे तुमने क्लिक किया उससे उसका इंडेक्स रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेयर्स के अंदर वो पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर नेम वैल्यू को फैच करना है और कॉमा दिखा के उसकी बेस प्राइस भी दिखानी है। चलो तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, मैं इसको तुमको डायरेक्ट टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं बिड नाउ पे क्लिक करता हूँ विराट कोहली वाले पे, ठीक है। तो टाइमर ऑन हो गया, बिड नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो क्या आ रहा है, एंटर बिडिंग अमाउंट फॉर विराट कोहली। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है 100, क्यों आ रही है, बिकॉज उसकी बेस प्राइस हमने सेट कर दी फील्ड के अंदर। अगर तुमको बेस प्राइस से ज़्यादा देना है तो तुम लिख दो 120, अगर कम देना है तो कम तो नहीं चलेगा, इसको हमने ऑलरेडी वैलिडेट किया हुआ है। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये देखो इनवैलिड बिड अमाउंट आ गया ना। नेक्स्ट स्टेप यही है, इफ स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा, इफ बिड अमाउंट नन, मतलब कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ, या फिर बिड अमाउंट जो है वो प्लेयर्स के बेस प्राइस से कम है तो अलर्ट आ जाए इनवैलिड बिड अमाउंट और यहीं से तुमको रिटर्न कर दे, ठीक है। तो और वो हमने देख भी लिया। अब उसके बाद में एक कंडीशन ये भी मैंने चेक कर दी कि भाई जो बिड का अमाउंट है वो टीम के बजट से ज़्यादा तो नहीं जा रहा, क्योंकि हम अभी आप थोड़ी देर बाद में बजट को भी डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट बिड पे क्लिक किया, बिड नाउ पे मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 500, ओके पे मैंने क्लिक किया तो देखो टीम डज नॉट हैव इनफ बजट टू प्लेस दिस बिड, क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक का आई बिलीव तुमको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, स्टोर। अब कोई यूज़र अगर बिड कर देगा तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा, वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर ये बनाया है ना टीम्स वाला ऑब्जेक्ट, वापस चलते हैं। ये देखो इसमें दो एम्प्टी एरेज बनाए थे, एक बनाया था प्लेयर्स और एक बनाया था बिड्स। अब इस बिड्स के अंदर हम उस सारी बिडिंग की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे जो कि एक टीम कर रही है, ठीक है। और प्लेयर्स के अंदर वो प्लेयर्स का डेटा स्टोर करेंगे जो कि उसने खरीद ली है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया यहीं पे, किस फंक्शन के अंदर, टीम बिड फंक्शन के अंदर, लाइन नंबर 204 पे, स्टोर द बिडिंग इन्फॉर्मेशन इन एन एरे और विद इन द टीम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एरे हटा देते हैं, चलो ये लिख देते हैं, स्टोर द बिडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द टीम्स ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर 3 कीज पास की, टीम आईडी, प्लेयर इंडेक्स और बिड अमाउंट। ये 3 ही करेंगे ना, यही 3 की जरूरत है बेसिकली। ये मुझे ये पता रहना चाहिए ना कि यार मैंने कौन से प्लेयर पे बिड किया है, क्या मेरा बिडिंग अमाउंट था, करेक्ट, और उस टीम का इंडेक्स क्या है, ताकि मैं उस पर्टिकुलर पे ही स्टोर कर पाऊँ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाया और ये चेक किया कि भाई उस बिडिंग, मतलब उस प्लेयर के लिए मैंने ऑलरेडी बिड किया हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। अगर किया हुआ है तो वो उसको ब्लैंक कर देगा और उसको फिर बाद में मुझे नए सिरे से जो भी फ्रेश डेटा होगा उसको अप्लाई करने देगा, ठीक है। रिपीट करता हूँ, इफ द टीम हैज़ ऑलरेडी बिड ऑन दिस प्लेयर अपडेट द बिडिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कि अगर मैंने विराट कोहली पे ऑलरेडी बिड कर दिया है तो प्रीवियस बिडिंग को वो क्लीन कर दे विराट कोहली वाले को, और लेटेस्ट जो बिडिंग इन्फॉर्मेशन आई उसको अपडेट कर दे, उसके ऊपर ओवरराइड कर दे एक तरह से, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ कोड से वो हो रहा है। इसको मैं तुमको करके दिखाता हूँ। रीलोड हुआ, विराट कोहली वाली बिडिंग, चलो मैं एक बार तो पहले तो टाइमर बढ़ा देता हूँ यार, ये जो 10 है ना इसको मैं एक बार के लिए 60 कर देता हूँ ताकि वो माइनस में ना जाए। यहाँ पे भी मैं इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है, 60 सेकेंड्स। स्टार्ट बिड पे मैंने क्लिक किया, 10 ही आ रहा है, 10, अच्छा वो HTML की वजह से आ रहा था। अब बिड नाउ पे मैंने, चलो मैं एक बार कंसोल कैंसिल करता हूँ, console.log खोलना था ना मुझे। console.log में मैंने कुछ लिखा है क्या, पहले वो तो देखें, नहीं लिखा ना। तो यहाँ पे मैं console.log में क्या कर देता हूँ, टीम्स को ही console.log कर रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट बिड पे क्लिक, मोइन अली पे, उसकी बेस प्राइस क्या है, चलो विराट कोहली भी करते हैं, नहीं हो रहा, स्टार्ट बिड हो गया, ठीक है। बिड नाउ पे क्लिक करते हैं, सो उसकी बेस प्राइस थी, मैंने लिखा 150, ओके पे क्लिक किया तो देखो
1 बाय 1 तीनों का डेटा प्रिंट होगा ना। टीम 1 में क्या रहा, बिडिंग में देखो बिड्स वाले एरे के अंदर टीम आईडी टीम 1 प्लेयर इंडेक्स 0 बिड अमाउंट 150 जो कि मैंने किया था। बाकी का देखोगे तो क्लीन आएगा, बिड्स खाली है। टीम 3 में भी बिड्स खाली है, क्यों? क्योंकि मैंने किया ही नहीं। अगर मैं कर देता हूँ आरसीबी से भी, आरसीबी फॉर एग्जांपल 130 देने को रेडी है, ओके किया, इसके पास बजट ही नहीं है यार चेन्नई से करवाते हैं, चेन्नई कहता है मैं 130 दे दूंगा, ओके करते हैं। तो देखो उसका तो वही डेटा है, राजस्थान रॉयल्स का तो बिड कब पड़ा अपनी जगह, कोई चेंज नहीं है, ओके। उसके बाद क्या था, चेन्नई सुपर किंग्स देखो ये क्या दिखा रहा है, बिड अमाउंट 130। अब अगर राजस्थान रॉयल्स का माइंड चेंज हो गया कि यार वो 130 दे रहा है, हालांकि अपने 100 कितना दे रहे हैं हम यहाँ पे देखते हैं ना, हम अभी भी आगे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का माइंड चेंज हो जाता है तो वो देख लेते हैं कि यार वो 140 दे रहे हैं तो हम 150 दे देते हैं, हमारा बजट भी इतना है, ओके करते हैं। तो देखो इन्होंने पहले 130 किया हुआ था ऑलरेडी, अब देखना क्या होता है, बिड्स पे जाते हैं, ये देखो 150 से रिप्लेस हो गया, क्योंकि 130 पहले से इन्होंने दिया हुआ था, वो उस पर ओवरराइट हो गया। क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि बिडिंग किस तरह से टीम्स कर पा रही है। बस अब अगर बिडिंग कर दी तो बिडिंग करने के बाद क्या होता है, ये जो सोल्ड बटन है, सोल्ड बटन अभी नहीं दिख रहा उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। सोल्ड बटन से वो डेटा अगर क्लिक करें सोल्ड पे तो जिसने भी हाईएस्ट बिड की होगी उसको वो प्लेयर चला जाना चाहिए, राइट। चलो अब उस पर चलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो गेटअप पे चलते हैं, जो हमारे दोनों फंक्शन है पेंडिंग उन दोनों को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, डोंट वरी समझाऊंगा मैं, ठीक है। स्टेप 6 में कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़ समझो, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2-3 फंक्शंस को मैंने कमेंट किया था। सोल्ड वाला बटन हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, देखते हैं। स्टार्ट बिड पे मैंने क्लिक किया, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं सोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो जिसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है जिस टीम की तरफ से, वो उसको चला जाना चाहिए, राइट। तो सोल्ड बटन पे हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, ये रहा सेल प्लेयर, और इसी नाम से मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन भी किया है, ये रहा, ठीक है। चलो पहले यहाँ दिखा देता हूँ, फिर वो जो मैंने कमेंट किया ना वो 4 लाइन का कोड वो भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सेल बिडर फंक्शन, सॉरी सेल प्लेयर, इस फंक्शन के अंदर हम कुछ कोडिंग, कुछ लॉजिक ये लगा रहे हैं। लॉजिक तो बेसिकली यही है कि एक तो मुझे हाईएस्ट बिडर गेट करना है जिसने भी हाईएस्ट बिडिंग की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो गेट कर लेते हैं। इस पूरे के पूरे कोड को मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करते हैं हाईएस्ट बिडर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ओपन कर लेते हैं, ये रहा इंस्पेक्ट कंसोल डॉट लॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा। स्टार्ट बिड किया, बिड ऑन हो गई। बिड करते हैं हम इसको, फॉर एग्जांपल 200, राजस्थान रॉयल 200 देने को रेडी है, चेन्नई सुपर किंग्स 150 देने को रेडी है, ओके। सोल्ड पे मैंने किया क्लिक, तो देखो कौन सा आया, टीम 1 वाला डेटा आ गया, और अमाउंट कितना आया, $200। कैसे आया, गेट हाईएस्ट बिडर फंक्शन की मदद से। अब गेट हाईएस्ट बिडर फंक्शन जो है वो कुछ नहीं है, कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस इसमें लगी है, कंडीशंस तो नहीं, लॉजिक ही लगा है, तो उसको समझते हैं। हाईएस्ट बिडर डिफॉल्ट मैंने नल से डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, टीम्स का ही मैंने एक लूप चलाया। टीम्स का क्यों चलाया मैंने, क्योंकि हर एक टीम जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने बिड्स नाम का भी एरे ले रखा है हर एक टीम के साथ, ठीक है, ओके। अब उसके अंदर आके देखते हैं हम टीम्स, इस टीम आईडी के अंदर क्या आ जाएगा, टीम 1, टीम 2, टीम 3 आएगा ना। कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया, टीम आईडी 1 by 1। ये क्यों मैं ले रहा हूँ, ताकि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर जाके मैं बिड्स का डेटा चेक कर सकूँ, ठीक है। वो करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने वो टीम आईडी इस लूप के साथ जा रहा हूँ मैं, फॉरन के साथ, ठीक है। तो टीम्स देन ब्रैकेट्स, उसके अंदर मैंने क्या पास किया, टीम आईडी डिफॉल्ट क्या होगा, टीम 1, टीम 2 एंड टीम 3। मैं थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बिड्स चेक करेगा कि उसके अंदर बिड्स है या फिर नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड, एंड ऑपरेटर लगाया। और उसके बाद बिड्स प्लेयर इंडेक्स गेट करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर आएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, उसके बिहाफ पर, उस प्लेयर इंडेक्स के बिहाफ पर हमने बिड अमाउंट क्या लगा रखा है, तो वो बिड अमाउंट हमने गेट किया। तो उस प्लेयर का बिड अमाउंट निकालने के बाद में हमने यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट लगाया, उसके अंदर हमने और ऑपरेटर को यूज़ किया। वो इस वजह से बिकॉज हाईएस्ट बिडर जो है वो इनिशियल पे तो स्टार्टिंग में तो नल होगा, तो उसने हम
इसलिए हमने और ये नॉट ऑपरेटर लगा के उसको काइंड ऑफ रिवर्स कर दिया ताकि वो अंदर आ जाए स्टार्टिंग केस में, ठीक है। उसके बाद तो ये जो बाद वाली कंडीशन है वो चलेगी, राइट। बिड अमाउंट अगर हाईएस्ट बिडर अमाउंट से, हाईएस्ट बिडर डॉट बिड अमाउंट से ग्रेटर देन आ जाता है तो बस वो कुछ नहीं है, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हाईएस्ट बिडर का डेटा आ जाएगा, वो तीनों कीज आ जाएंगी जो कि हमने अभी कंसोल डॉट लॉग की थी, ठीक है, ओके। और हमने यहाँ पर इसको आई बिलीव हाँ डिलीट नहीं किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्ट बिड पे हमने क्लिक किया, 220 प्राइस है, हम इसको देना चाहते हैं 240, ओके किया। सोल्ड पे क्लिक किया तो इस बार एक ही था तो वो का वो आ गया, ठीक है। टीम बिड अमाउंट आ गया, प्लेयर इंडेक्स आ गया और टीम आईडी आ गया, ओके, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। अब इसको करते हैं अनकमेंट। ये लॉजिक तुमको समझने की ज़रूरत है, खास तौर से ध्यान से समझना। हाईएस्ट बिडर नॉट इक्वल टू नल, कोई बड़ी बात नहीं, अगर नल नहीं है तो वो अंदर जाए उसके, ओके। टीम आईडी हाईएस्ट बिडर डॉट टीम आईडी, जो कि हमें फिर से दिखाऊं वो तीनों जो कीज आ रही थी, टीम आईडी उसने पिक कर लिया और बिड अमाउंट भी उसने पिक कर लिया, ठीक है। और प्लेयर का डेटा भी गेट कर लिया, प्लेयर्स के अंदर से प्लेयर इंडेक्स जो कि ग्लोबली डिफाइन है ऊपर, राइट। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जब हाईएस्ट बिडर आ गया तो सोल्ड सेल प्लेयर फंक्शन का मतलब क्या है? सेल प्लेयर फंक्शन का मतलब यही है ना कि भाई ये प्लेयर उस टीम को जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई प्लेयर किसी टीम को दे रहे हैं तो हमें जो उसका एग्जिस्टिंग बजट है उसमें से उस अमाउंट को माइनस भी करना पड़ेगा। तो टीम आईडी डॉट बजट क्या करेगा, माइनस कर देगा उसके एग्जिस्टिंग बजट में से जो भी वो बिडिंग अमाउंट लगा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो विराट कोहली को $200 में खरीद रहा है राजस्थान रॉयल्स, तो 400 माइनस 200 बचेगा उसके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें यूआई को मैनिपुलेट करना है। ये यूआई का कोड मैं तुमको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस वजह से नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने ऊपर काफ़ी बार किया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं माय डियर, मैंने कमेंट डाला हुआ ऑलरेडी, तुम अपने लेवल पर देख सकते हो, बहुत सिंपल सा है। मैं इसको तुमको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अपडेट टीम बजट, ये भी फंक्शन मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। उसके बाद में रीसेट कर रहे हैं हम आइटम्स को। अगर एक प्लेयर किसी को सेल हो चुका है तो हम वापस हमारे इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे। इनिशियल स्टेट पे आना क्यों जरूरी है, ताकि अब दूसरे प्लेयर के लिए बिडिंग फिर से शुरू होगी, ठीक है। तो हाइड टाइमर कंटेनर की मदद से क्या हो जाएगा, वो कंटेनर टाइमर वाला जो कंटेनर वो हाइड हो जाएगा। डिसेबल ऑल बटन्स, इसकी मदद से क्या होगा, जो बटन्स है हमारे, दिखाई देता हूँ ना यार तुमको, ये रहा फंक्शन, इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से वो सारे के सारे बटन जो है बिड नाउ वाले वो सारे डिसेबल हो जाएंगे अगेन, ठीक है, ओके, ठीक है। बस इतना ही तो था, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। अब इसको करते हैं हम टेस्ट, सेव तो ऑलरेडी हो ही रहा है, कंट्रोल 0 कर देते हैं। मैं स्टार्ट बिड किया, ठीक है, बिडिंग स्टार्ट करते हैं। उसकी 100 बेस प्राइस है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ 150 में, ओके किया। उसके बाद मैंने आरसीबी तो खरीद ही नहीं पाएगा ये देना चाहता है फॉर एग्जाम्पल इसके 140, ओके। तो दो जनों ने बिड कर दिया। सोल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, किसको गया, सोल्ड टू राजस्थान रॉयल्स। क्यों, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने कितना लगाया था 150 और आरसीबी ने कितना लगाया था 140। तो ये देखो परचेज प्लेयर्स की लिस्ट में भी क्या आ गया, विराट कोहली, और यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, सोल्ड टू राजस्थान रॉयल्स $4.150। ये किसकी मदद से आ रहा है, ये इन लाइन ऑफ कोड्स की मदद से आ रहा है। ये तुमको समझना है, ये मैं तुमको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अगर तुमने ट्यूटोरियल ध्यान से फॉलो किया है ना तो माय डियर ये तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट और है, जैसे ही मैं स्टार्ट बिट पे क्लिक करता हूँ तो जरूरी थोड़ी ना है फिर इस टाइमर का क्या सेंस रहा। अगर मैं सोल्ड पे ही क्लिक करूंगा तो इस टाइमर पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो सोल्ड वाला फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा कि भाई इस टाइम फ्रेम के अंदर जिन जिन लोगों ने बिड कर दिया, टाइमर जैसे ही ऑफ होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक उस पार्टी को, वो उस टीम को वो प्लेयर सेल कर देगा जिसने ज़्यादा बिडिंग अमाउंट लगाई होगी, ठीक है। तो हमारा जो सेल वाला फंक्शन था, सेल वाला नहीं, जो हमारा टाइमर वाला फंक्शन जहाँ पे टाइमर चल रहा था, ये रहा अपडेट टाइमर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ करंट टाइमर इक्वल टू 0, मतलब अगर करंट टाइमर की वैल्यू 0 आ चुकी है तो क्या हो, एक तो इंटरवल क्लियर हो जाए, जो कि ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है। क्लियर इंटरवल क्या है, कुछ भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट का करंट फंक्शन ही है, ठीक है। डिसेबल ऑल बिड बटन्स, जो कि नीचे मैंने ऑलरेडी कॉल किया था, सारे के सारे बटन्स को क्या कर दे, डिसेबल कर दे। वैसे जरूरत नहीं थी इसको यहाँ पे कॉल करने की, अगर मैं सेल प्लेयर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाइड टाइमर कंटेनर, इससे भी क्या होगा, सारा जो टाइमर कंटेनर है वो हाइड हो जाएगा, इससे बटन डिसेबल हो जाएंगे और सेल प्लेयर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हालांकि वो दोनों फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है तो वहाँ करने की जरूरत थी नहीं, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने गिटअप पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है उनको, तो तुम कन्फ्यूज़न में मत जाना, ठीक है। बस
अब मैं क्या करता हूँ, एक तो 60 को मैं कर देता हूँ 10, ताकि वैल्यू हमारी जल्दी से चेक हो पाए। 10 तो कर ही देते हैं क्योंकि मुझे टाइम भी तो लगेगा बिड करने में। ये रहा हमारा 60, इसको भी मैंने कर दिया 10, ठीक है। इसको करते हैं सेव। स्टार्ट बिड पे मैंने क्लिक किया, बिड नाउ, इसको फॉर एग्जांपल 130, ओके। चेन्नई इसका देना चाहता है 150 पूरा, ओके किया, ठीक है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वेट कर रहा हूँ। 4 3 2 1 0, देखो ऑटोमेटिक किसको चला गया, चेन्नई सुपर किंग्स को। चेन्नई सुपर किंग्स को क्यों गया, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 150 लगाए थे विराट कोहली के, ठीक है। और देखो इसके यहाँ पे दिख भी रहा है विराट कोहली, राइट। राजस्थान रॉयल्स का बजट एज इट इज पड़ा है और आरसीबी ने तो बिड लगाई भी नहीं थी। अब इस डेटा को मैंने नो डाउट लोकल स्टोरेज के अंदर सेव नहीं किया, बिकॉज इस वीडियो का मोटो था भी नहीं लोकल स्टोरेज समझाना, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर तुमको समझाया हुआ है। मेरा मेन मोटो था जावास्क्रिप्ट के साथ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करवाना, और वो मेरे ख्याल से हो भी रहा होगा अगर तुम ट्यूटोरियल को ध्यान से फॉलो कर रहे हो तो। अब ये सारे का सारा जो कोड है वो मैंने तुमको वीडियो पहले ही बता चुका हूँ, गिटअप पे पढ़ा ही है, और तुमने वीडियो अगर देखा है ध्यान से तो तुमको समझ में आया होगा कि मैंने गिटअप से ही लिया। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लाइन बाय लाइन तुमको मैं एक्सप्लेन करूँ कि इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, किस इवेंट पे क्या काम हो रहा है, किस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगर इस तरह की और प्रोजेक्ट टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को और पॉलिश करना चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर यहाँ तक आए हो वीडियो में तो अपना सपोर्ट भी दिखा के जाना। अगर मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे आ सकते हो, इंस्टाग्राम पे यार मैं भी अवेलेबल रहता नहीं हूँ ज़्यादा, पर लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज, सी यू देन, बाय बाय।